Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Naveed Sabri here. 27th of March 2024 वेंसडे के डॉन एडिटोरियल्स के एनालिसिस के साथ आपके सामने स्टूडेंट्स एज यूजुअल हमारा 3 एडिटोरियल्स के ऊपर ये एनालिसिस है, इसकी डिस्क्रिप्शन है और फिर साथ साथ लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कुछ बातें इसमें होंगी साथ साथ, और उसके बाद एंड पे फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे इसी जो डिफिकल्ट वर्ड्स ये पॉइंट आउट किए गए हैं इन्हीं की बेस पे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये लेक्चर कंप्लीट सुनें और ये जो वर्ड्स साथ साथ राइट साइड पे आ रहे हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स जो पॉइंट आउट जो हाईलाइट करके सेपरेट किए गए हैं, उनके जो उर्दू मीनिंग और सिनोनिम्स दिए गए हैं उनको स्पेशली साथ साथ देखते जाएं। जी, तो सबसे पहला है न्यू टेरर वेव। ये बैकग्राउंड इसका ये है कि ट्यूसडे यानी कि कल 26 ऑफ मार्च बिशाम में एक अटैक हुआ चाइनीज इंजीनियर्स पे। चाइनीज वर्कर्स थे जो कि दियामिर बाशा डैम पे काम कर रहे हैं और वो इस्लामाबाद से उस साइट की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में बिशाम में उनकी गाड़ी के साथ एक गाड़ी टकराई और वो गाड़ी एक्सप्लोसिव से भरी हुई थी और ये खुदकुश हमला था जिसमें वो खुदकुश हमलावर भी मारा गया और 6 बंदे मारे मरे, उनमें से 5 चाइनीज थे। ठीक है, तो अब ये इस बैकग्राउंड के साथ है और राइटर कहता है कि ये जो अटैक हुआ है बिशाम में केपी पे, केपी के डिस्ट्रिक्ट बिशाम में, ये एक बहुत ही बुरा अटैक था और ये कंटिन्यूएशन है इससे पहले जो 2-3 और अटैक्स हो चुके हैं पाकिस्तान में। वो बेशक केपी में ही आर्मी के ऊपर अटैक था या उससे पहले ग्वादर कॉम्प्लेक्स जो है उसके ऊपर बलोच मिलिटेंट्स का अटैक था। ठीक है, ये उसी तरह का एक अटैक बिशाम में ये हुआ है। अब इसमें वो बताता है कि जो बलूचिस्तान में या केपी में पहले अटैक हुए उसका जो टारगेट थे वो सिविल या मिलिट्री सिक्योरिटी पर्सनल थे, सिविल या मिलिट्री सिक्योरिटी एजेंसीज थी। लेकिन अब जो टारगेट है इसमें हुआ है वो चाइनीज नेशनल्स टारगेट हुए हैं। अब चाइनीज नेशनल टारगेट हुए हैं और जिसकी वजह से फिर ये मामला ज्यादा सीरियस है। तो इससे पहले चाइनीज के ऊपर अटैक्स में दोनों तरह के एलिमेंट्स पाए जाते रहे हैं। मतलब हमें बलूचिस्तान और कराची में बलोच जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं वो भी चाइनीज के ऊपर अटैक करते हुए हमें पाए गए हैं हिस्ट्री में, पिछले 2-3 सालों में 4 सालों में। और केपी में जो रिलीजियस माइंडेड एलिमेंट है, तालिबान एलिमेंट, वो भी इसमें मुलविस पाया गया है। तो अब इसमें कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है? अभी तक जब तक ये एडिटोरियल लिखा जा रहा था तो राइटर कहता है कि अभी तक किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी इसकी कबूल नहीं की, लेकिन आईएसपीआर ने कहा है कि कोई फॉरेन एलिमेंट्स हैं, गैर मुल्की एलिमेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है कि ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप के दुश्मन हैं। तो यकीनन बिशाम और ग्वादर के जो अटैक्स हैं वो पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप को अटैक करने के लिए हैं। वो सी पैक या दियामिर बाशा डैम, जहां जहां पे भी चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स में चाइनीज हमारी हेल्प कर रहे हैं, ये उनके ऊपर अटैक, पाकिस्तान चाइना दोस्ती के ऊपर अटैक है। और इसका सिर्फ सिक्योरिटी एलिमेंट नहीं है बल्कि इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करने की एक कोशिश है। फिर उसके बाद चाइनीज नेशनल्स जो हैं
उनके ऊपर बताया गया कि कोहिस्तान में 2021 में भी अटैक हुआ, फिर कराची में 2022 में अटैक हुआ, कराची यूनिवर्सिटी में। तो ये एक कंटिन्यूएशन है। और कहा ये गया है, ये स्पेशली जो मैंने हाईलाइट किया है लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के लिए, आप भी ये अपनी राइटिंग में यूज कर सकते हैं कि मेक मैटर्स वर्स। क्या कि जी, जान तो कोई भी अहमियत वाली होती है कि जी वो बेशक पाकिस्तानी मरे या चाइनीज मरे, लेकिन चूंकि ये चाइनीज लोग थे तो इसलिए इसने मैटर्स को, इसने हमारे इस इशू को ज्यादा सीरियस बना दिया है। ये हम उस वक्त यूज करते हैं ये वाली फ्रेज कि जब हम कहते हैं कि बात पहले ही सीरियस है, मजीद सीरियस अब हो गई है, टू मेक मैटर्स मोर 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 सीरियस। और मोर सीरियस की जगह पे वर्स भी लगाया जा सकता है, टू मेक मैटर्स वर्स। अच्छा, ये कोई इडियम तो नहीं है ये, लेकिन ये एक ऐसी फ्रेज है जो हमारी राइटिंग में अगर यूज हो तो एक अच्छी फ्रेज समझी जा सकती है। अच्छा, अब हमारा राइटर कहता है कि चाइना का इसके ऊपर जो रिएक्शन है वो बहुत सख्त है, और चाइना ये चाहता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्रैक्टिकल और इफेक्टिव स्टेप्स ले, ताकि उसके जो नेशनल्स हैं, यानी कि जो चाइनीज यहाँ पाकिस्तान में काम करते हैं, उनकी जिंदगियां महफूज रहें। और ये इसलिए भी हमारे लिए अहम है क्योंकि इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स को हमारे बारे में पता चलेगा कि अगर फॉरेन वर्कर्स के ऊपर अटैक होते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में नहीं आएगी, जो कि पाकिस्तान चाह रहा है कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान में डॉलर्स आए और पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो। तो किसी भी फॉरेन नेशनल पे अगर अटैक होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा लम्हा फिक्रिया है। और इस पे सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप जो है उन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। और ये जो हमारी नई गवर्नमेंट आई है, इसको ये इस चीज का देखना चाहिए कि कहाँ पे स्ट्रिक्ट होके एक्शन लेने की जरूरत है तो एक्शन लिया जाए, कहाँ पे डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज कर, अगर कोई फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व है तो डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज करके चीजों को हाईलाइट करके सामने रखा जाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को उसमें इन्वॉल्व करके ये मिलिटेंसी से किसी भी तरह हमारे मुल्क को आज़ाद किया जाए। और एंड पे कहता है राइटर कि नई जो गवर्नमेंट है वो उसका हनीमून पीरियड इज ओवर। मतलब शुरू शुरू का जो एक टाइम होता है ना, वो अब खत्म हो गया है। अब गवर्नमेंट ने काम करना है और डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट द मिलिटेंसी, यानी कि इस जारहियत और मिलिटेंसी और इस जो है कि कह लें कि जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं उनके खिलाफ एक फैसला कुन इकदाम करना अब जरूरी हो गया है। तो इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल है वो है डेवलपमेंटल कॉस्ट। डेवलपमेंटल कॉस्ट का जो ये लिखा गया है, इसका बैकग्राउंड ये है कि जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट, जो निगरान हुकूमत थी, उसने फेडरल गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंटल स्कीम्स थी उनकी जो कॉस्ट है वो 30% बढ़ा दी थी। और ये डिसीजन बड़ा हेस्ट में किया गया, जल्दी में किया गया। तो उसके ऊपर अब ये आर्टिकल लिखा जा रहा है और ये जो एडिटोरियल है ये लिखा जा रहा है। और ये एडिटोरियल कह रहा है कि इस जल्दी में किए गए डिसीजन की कोई पता नहीं है कि क्या रीजंस हैं, और ये भी कोई अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या ये डिसीजन सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है या चंद एक स्कीम्स के ऊपर ये अप्लाई होता है। अभी इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि जाहिर है कि बजट के ऊपर इसका हैवी लोड आएगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने के लिए। तो कहता है कि ये यस, जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो ये एंटिसिपेट तो किया जा रहा था कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। लेकिन
लैक ऑफ अ क्लियर मैकेनिज्म, कोई मैकेनिज्म प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं किया गया कि जिससे पता चले कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है। तो इसलिए एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी है, शफाफियत इसमें कहीं नजर नहीं आती कि ये 30% इंक्रीज किया है तो ये पैसा गया किधर है। तो ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से जाहिर है कि इसमें करप्शन इन्वॉल्व हो सकती है, कि जाहिर है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ही तो वो चीजें होती हैं। ये अक्सर देखा गया है कि गवर्नमेंट्स जब करप्शन करना चाहती हैं और फंड्स की लीकेज करना चाहती हैं, यानी कि फंड्स को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहती हैं, दूसरे लफ्जों में करप्शन करके किसी न किसी को नवाजना चाहती हैं और पैसे साइड पे करना चाहती हैं या अपने प्राइवेट अकाउंट्स में डालना चाहती हैं, तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ही तो वो स्पेंडिंग होती है, वो सोर्स है कि जिसके थ्रू ये करप्शन पॉसिबल होती है। तो इसलिए नई गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करे और इस डिसीजन को रिव्यू करे और ये देखे कि इसमें कहाँ-कहाँ एक्स्ट्रा जो है वो अपना इंक्रीज करने की जरूरत है बजट को और कहाँ जरूरत नहीं है, तो वहां पे उसको रिवर्स करे। आगे इसके बारे में वो कहता है राइटर कि डेवलपमेंट जो है उसकी पॉलिटिसाइजेशन ये तो शुरू से रही है और ये फेडरल और गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स, फेडरल और जो प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें ये चीज जो है वो कई तौर पर देखी गई है, जिसमें कि टाइम और कॉस्ट ज्यादा लग रहा होता है तो जाहिर है कि वो कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन अब एक आईएमएफ रिपोर्ट कहती है, आईएमएफ रिपोर्ट कहती है कि हमारे जो 2023 का फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 244 न्यू प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए गए, जो कि 2.26 ट्रिलियन रुपीस के की जिनकी कॉस्ट है। 244 न्यू प्रोजेक्ट्स ये शुरू किए गए हैं, जिनकी कॉस्ट कितनी है? 2.26 ट्रिलियन। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जो पीछे से चले आ रहे 909 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी कॉस्ट 10.32 ट्रिलियन है, वो भी मौजूद है और ऐड हो गए हैं ये 244 और सिर्फ एक साल के अंदर। ठीक है, लेकिन अब जरा गौर करें इस बात पे कि लेकिन जो बजट रखा गया था वो सिर्फ 727.5 बिलियन रुपीस था, यानी कि 1 ट्रिलियन भी टोटल बजट नहीं था। बट कितने ट्रिलियंस के उसमें प्रोजेक्ट्स ऐड कर दिए गए, ये एक ऐसी चीज है जो आईएमएफ को समझ नहीं आ रही। और फिर एक और जो आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है, जो कि बहुत अलार्मिंग चीज है। ठीक है, और इन सारे प्रोजेक्ट्स पे 14 साल लगेंगे कंप्लीट होने पे। मतलब ये है कि जो आने वाली गवर्नमेंट्स हैं, आने वाले साल हैं, उसमें भी जो पैसे हमने कमाने हैं वो इसके अंदर हम लगा चुके होंगे, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो कि बहुत ही अलार्मिंग चीज है। इसीलिए वो कहता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो पाकिस्तान को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। पाकिस्तान जो है वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का कब्रिस्तान है। इसमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू तो होते हैं लेकिन पता नहीं किधर जाते हैं, मर जाते हैं, जाहिर है करप्शन की नजर हो जाते हैं, और क्या है। तो गवर्नमेंट को अपने इस सारे चीज़ों को रिफॉर्म करना चाहिए और जो एनुअल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंटल प्रोग्राम है उसको रिफॉर्म करना चाहिए और उसमें जो कैपिटल डेवलपमेंट स्पेंडिंग है वो एक क्रूशियल चीज़ है। यस, मतलब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि भाई आप अपनी जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज उसकी प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं, आप टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो साथ ये भी तो रिफॉर्म्स लेके आए ना कि पैसे खर्च जहां पे हो रहे हैं वो क्या सही जगह पे हो रहे हैं कि नहीं। दूसरे लफ्जों में
कि पैसे कमाने के साथ-साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, वहाँ पे भी चेक किया जाए कि क्या वो सही जगह पे लग रहे हैं या वो करप्शन की नज़र हो रहे हैं। तो इसलिए तमाम फेडरल और प्रोविंशियल स्कीम्स को का ऑडिट होना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि कौन-सी चीज़ ज़रूरी है और कौन-सी नहीं है, और अगर कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, तो उसको डिस्कार्ड होना चाहिए, उसको ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो ज़राए हैं, वो मीगर रिसोर्सेज़ हैं हमारे। इन मीगर रिसोर्सेज़ में डेवलपमेंटल फंड्स जो हैं, वहीं पे लगना चाहिए जिन प्रोजेक्ट्स की इकोनॉमिक वैल्यू हो। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब कि जो ओवरऑल सोसाइटी में इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट लेके आए, नेगेटिव ना। क्योंकि कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि फर्दर ओवरऑल सोसाइटी को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के जो सोसाइटी को इम्प्रूव नहीं करते, उनको छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे मीगर रिसोर्सेज वाली जो फ्रेज है, ये भी आप अपनी लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट वाली फ्रेजेस में शामिल कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स के साथ साथ अपने पास एक अलग से नोटबुक आप बनाते रहें, जिसमें ये वाली फ्रेजेस आप शामिल करें और इनको फिर आप अपनी राइटिंग में यूज करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम अपने थर्ड एडिटोरियल पे चलते हैं, जो एचिसन कंट्रोवर्सी है। न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे हर तरफ ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो सामने नजर आ रही है कि एचिसन कॉलेज में कंट्रोवर्सी क्या है। कंट्रोवर्सी ये है कि एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हेड है गवर्नर पंजाब। हमारे एक फेडरल मिनिस्टर हैं, आहद चीमा साहब। तो आहद चीमा साहब की जो बेगम हैं, उन्होंने एक एक लेटर लिखा, एक रिक्वेस्ट का लेटर लिखा प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज को कि हमारे 2 बच्चे आपके पास पढ़ते हैं, उनको 3 साल के लिए फी का वेवर भी दें, कि वो फी पे ना करें, क्योंकि बच्चे इस वक्त हमारे पढ़ रहे हैं इस्लामाबाद में, और हम चूंकि लाहौर में मौजूद नहीं हैं, और लाहौर से हम चूंकि अब फेडरल मिनिस्टर हैं अहद चीमा साहब, तो हम लाहौर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं। अब हमारे बच्चे इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो सीट्स हैं हमारे बच्चों की, चूंकि वापस 3 साल के बाद हमने फिर लाहौर आना है, तो 3 साल के बाद हमारे बच्चों की जो सीट्स हैं कॉलेज में वो भी रिजर्व रहें, और हमारी फी भी माफ कर दें, ताकि हम ये कर सकें। और प्रिंसिपल साहब ने इसको रिफ्यूज कर दिया कि ये अप्रूव नहीं करने। लेकिन ये बात जो है ये जब ये डॉक्यूमेंट गया पंजाब गवर्नर के पास, जो कि हेड है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इसी कॉलेज का, दूसरे लफ्जों में बॉस है वो प्रिंसिपल का, उसने ये चीज अप्रूव कर दी। अब जब उसने अप्रूव कर दी, तो प्रिंसिपल के पास मॉरल अथॉरिटी खत्म हो गई अपने डिसीजन पे स्टैंड लेने की, तो उसने रिजाइन कर दिया। प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्पसन, उसने रिजाइन कर दिया। अब उसके रिजाइन के बाद ये कंट्रोवर्सी पैदा हो गई कि जैसे पाकिस्तान में सारे इंस्टीट्यूशंस में पॉलिटिसाइजेशन है, नेपोटिज्म है। पॉलिटिसाइजेशन का मतलब है कि सियासी दबाव। नेपोटिज्म का मतलब होता है अकरबा परवरी। अकरबा परवरी का मतलब कि अपने करीबी लोगों को नवाजना। अपने करीबी लोग वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो कोई भी और लोग होते हैं, हो सकते हैं, जिनको नवाजा जाए। तो ये कहते हैं जी पाकिस्तान के हर इदारे में मौजूद है, और जाहिर है एजुकेशन के इदारों में भी ये चीज मौजूद है। अब ये पाकिस्तान के जो एजुकेशन इदारे हैं, उनमें ये चीज खत्म होनी चाहिए। ये जो माइकल थॉमसन है, ये बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलियन नेशनल है, ये ऑस्ट्रेलियन प्रिंसिपल हैं। और हिस्ट्री मतलब इसमें जो मेरा नॉलेज है कि ये अपॉइंट भी पंजाब ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने ही इनको किया था। अच्छा, फिर उसके बाद जब इस कंट्रोवर्सी का पूरा डिटेल वगैरह इसमें बता दी गई है, तो उसके बाद फिर अब हमारा जो एडिटर है,
वो इसके ऊपर अपना फर्दर कमेंट देता है कि ये जो एजिसन कॉलेज का जो इंस्टीट्यूट का जो इंसिडेंट है एजिसन कॉलेज का, ये इंसिडेंट हमें बताता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है, हमारी स्टेट की प्रायोरिटीज जो हैं वो सिर्फ ये हैं कि रूल्स को फॉलो ना किया जाए। एजुकेशन सेक्टर को तबाह कर दिया गया है, अपनी जो अपनी मर्जी के जो है ना वो डिसीजंस करके, और जो अपनी मर्जी की बातें हैं वो मनवा के, और जो अकोमोडेट रिक्वेस्ट, जो इस तरह की रिक्वेस्ट हैं उनको ऐसी रिक्वेस्ट के जो मतलब जो जो अकोमोडेट नहीं हो सकती उनको अकोमोडेट किया जाए। तो ऐसी रिक्वेस्ट को जो है वो अकोमोडेट किया जाता है, जिससे एजुकेशन सेक्टर को तबाह कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। अच्छा, अब ये एक बहुत ही ग्लेयरिंग एग्जांपल है, बहुत बड़ी एग्जांपल है, वाज़े मिसाल है इस चीज की, एजिसन कॉलेज वाला जो हमारा इंसिडेंट है। लेकिन इसके साथ साथ वो कहते हैं कि हायर एजुकेशन सेक्टर में इस तरह के बहुत कुछ काम हो रहे हैं कि जरा गौर करें कि पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 यूनिवर्सिटीज, एक तिहाई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें वाइस चांसलर ही नहीं है आजकल। अच्छा, तो अब फिर ये वाइस चांसलर का ना होना पता है क्या होता है? ये कोई ऐसे नहीं है कि बाई चांस है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात बता दूं कि वाइस चांसलर का ना होने का मतलब ये है कि किसी अपने एक परमानेंट वाइस चांसलर को जब अपॉइंट किया जाएगा तो वो अपनी फुल अथॉरिटी के साथ काम करेगा ना। लेकिन वो जो रेलेवेंट गवर्नर्स होते हैं, पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो अपनी मर्जी के हैंड पिक्ड बंदे को वो आर्जी तौर पर अपॉइंट कर देते हैं, एक आर्जी ऑर्डर के थ्रू, जिसको हम कहते हैं केयर टेकर वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर वो बन गया। अब वो केयर टेकर वाइस चांसलर बना के काम चलाए जा रहे होते हैं ताकि अपनी मर्जी के फैसले करवाए जा सके यूनिवर्सिटीज में। क्योंकि जो केयर टेकर होगा उसको पता होगा कि भाई गवर्नर ने ही मुझे एक आर्जी ऑर्डर के थ्रू अपॉइंट किया हुआ है, तो मुझे गवर्नर किसी भी एक ऑर्डर के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू मुझे हटा के किसी और को बना देगा, क्योंकि उसमें रूल्स तो फॉलो करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो तो एडहॉक बेसिस पे होता है। इसीलिए परमानेंट पीसीज नहीं लगाए जाते ताकि अपनी मर्जी से वहां पे सियासतकारी की जाए, जो कि बहुत ही बुरी बात है और एजुकेशन को तबाह करने के बराबर है। और उनमें से जितने भी मतलब ये यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें वाइस चांसलर नहीं हैं, उनमें आधी से ज्यादा जो है तकरीबन वो पंजाब में से हैं। और जाहिर है पंजाब में ये पॉलिटिसाइजेशन का जो अमल है वो हमें बहुत ही ज्यादा नजर आता है। पीएमएलएन का बेसिकली ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अच्छा, तो इससे फिर क्या होता है कि एकेडमिक्स की सिचुएशन जो है वो बहुत खराब होती है। ठीक है, और उससे यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, क्रैमिंग का कल्चर चलता है, प्लेजरिज्म होता है। ठीक है, प्लेजरिज्म होता है, और फिर एकेडमिक डिसऑनेस्टी जो है वो हर तरफ पाई जाती है। और जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, जो असल यूनिवर्सिटीज का काम है कि स्टूडेंट्स को 21st सेंचुरी स्किल सिखाई जाएं, वो काम हो नहीं रहा होता, और सिर्फ पॉलिटिसाइजेशन के थ्रू मामला चलाए जा रहे होते हैं, जिससे कि हमारी यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड डाउन एंड डाउन होता चला जा रहा है। तो इसलिए होना ये चाहिए कि इन सब चैलेंजेस को स्टेट की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से डील किया जाना चाहिए। लेकिन क्या है कि व्हीलिंग डीलिंग के थ्रू ये हो रहा है। व्हीलिंग डीलिंग का मतलब है कि अपनी मर्जी से जो जो फैसले होने हैं वो हो रहे हैं। मतलब ये है कि जो व्हीलिंग डीलिंग असल में नेगेटिव जो काम होते हैं ना, करप्शन टाइप के, इन चीजों को कहा जाता है। दिहाड़ीबाजी जिनको कहा जाता है कि बस आर्जी तौर पर फैसले करके बस अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाएं, वो व्हीलिंग डीलिंग है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि परमानेंट वीसीज ना लगा के व्हीलिंग डीलिंग ही तो हो रही है। अच्छा, तो इसलिए फिर ये जो एचएन कॉलेज का प्रिंसिपल है उसने भी एक बड़ी अच्छी बात अपने रेजिग्नेशन में लिखी है कि पॉलिटिक्स एंड नेपोटिज्म हैव नो प्लेस इन स्कूल। स्कूल्स में इसकी कोई जगह नहीं है, पॉलिटिक्स की भी और नेपोटिज्म की भी। वहां पे मेरिट पे काम चलता है।
तो इसलिए अब हमारा जो राइटर है वो कहता है कि अब उम्मीद ये की जाती है कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसको ख़ास तौर पर सोचेंगी और जो इस तरह का मुदाखलत वाला बिहेवियर है, मुदाखलत वाले हमले हैं हमारे स्कूल्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, वो बंद होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो जो लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट और जो राइटिंग बूस्टर्स हैं, वो ज़रा ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये जो ब्लू लाइनिंग है वो ज़रा देखिए, ब्लू हाइलाइट, कि इसमें पहला है मैनी एन इंस्टीट्यूशन। ये भी लैंग्वेज का एक रूल है, ये ग्रामर है कि मैनी इंस्टीट्यूशंस कहने की बजाय हम मैनी एन इंस्टीट्यूशन भी कहें तो उसका वही वही मतलब बनता है। लेकिन मैनी एन इंस्टीट्यूशन से जरा बात में फोर्स ज्यादा आ जाती है, ये ज्यादा इम्फेटिक एक्सप्रेशन है, तो आप भी ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी टू मेंड फेंसेस। टू मेंड फेंसेस का मतलब ये है सुलह सफाई करना, जो एक गैप आ गया है उसको ब्रिज करना, उसको कहते हैं टू मेंड फेंसेस। ये एक इडियम है। फिर ये आर्म ट्विस्टेड। आर्म ट्विस्टेड का मतलब जो चीज मजबूरन करवाई जाए वो आर्म ट्विस्टेड होती है। ग्लेरिंग एग्जाम्पल, वाज़ेह मिसाल, जब आपने कहीं पे लिखना हो तो ग्लेरिंग का वर्ड यूज करें, बहुत अच्छा वर्ड है ये। फार फ्रॉम का मतलब है बहुत दूर, यानी कि ये करीब भी नहीं है इस चीज के। फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री का मतलब कि ये सेटिस्फैक्ट्री बिल्कुल नहीं है, यानी कि नेगेटिविटी शो करने के लिए नॉट सेटिस्फैक्ट्री कहने की बजाय अगर आप कहेंगे फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, तो मीनिंग तो तकरीबन वही मिलेगा लेकिन अच्छा एक्सप्रेशन आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो फार फ्रॉम किसी भी एडजेक्टिव के साथ आप लगा सकते हैं। और व्हीलिंग डीलिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब आप जो आर्जी इकदामात है उसके थ्रू अपनी मर्जी की चेंजेस कर रहे होते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, तो आप व्हीलिंग डीलिंग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे आज की डिस्कशन को हम कंक्लूड करते हैं। और जो इसमें जो ब्लैंक्स आपके सामने लाई जाएंगी उसको उसको जरूर कमेंट सेक्शन में आप आंसर कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट कमेंट में 5 ब्लैंक्स होंगी, जिनमें यही वाले जो वर्ड्स जो आप राइट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, जो ये निकाले गए हैं, इन्हीं आर्टिकल्स में से, इन्हीं एडिटोरियल्स में से, उन्हीं में से कोई ना कोई वर्ड्स आ रहे होंगे। तो वो जरूर आप ये लेक्चर सुनने के बाद वो सॉल्व कीजिएगा आपकी लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के लिए। हम ये सारा काम करते हैं, आप इसका जरूर फायदा लिया कीजिए। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।